नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सक्सेना स्मार्ट कॉर्पोरेशन के इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 की प्रस्तावना, इतिहास, विशेषताओं और उसकी कमियों, उसके निष्कर्षों, उसके परिणामों के बारे में हम इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रस्तावना एवं इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में पारित किया गया था। नंबर 2, इस समय भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। भारत सरकार अधिनियम जो भारतीय परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको बोला जाता है। तो जब ये पारित किया गया था तो उस समय भारत के जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे, भारत के जो राज्य सचिव थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे और वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया, क्योंकि वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले थे, तो इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। नेक्स्ट आता है 1906 में आगा खां के प्रतिनिधित्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो से मुलाकात कर मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिस मुस्लिम लीग में 3 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के उन 3 सदस्यों ने, वो एक प्रतिनिधि मंडल था मुस्लिम लीग का, तो उस प्रतिनिधि मंडल ने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की। उसमें ये कहा गया कि मुसलमानों का जो भी प्रतिनिधि होगा तो उसके लिए जितने भी मुसलमान मतदाता हैं वही वोट करेंगे। नेक्स्ट आता है, इन्हीं मांगों से प्रभावित होकर यह अधिनियम पारित किया गया था। इन्हीं मांगों से प्रभावित यह अधिनियम था, यानी कि इस अधिनियम को जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का जो मांगे थी उन्हीं से प्रभावित होकर यह अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताएं। भारतीय अधिनियम परिषद या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की विशेषताएं। तो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो इसकी सबसे पहली विशेषता बनती है कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। नंबर 2 आता है, निर्वाचित सदस्यों में 8 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की थी। टोटल निर्वाचित सदस्यों की 27 सीटें होती थी, 27 सीटों में से 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट आता है, स्थानीय निकायों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन परिषद के सदस्य चुने जाते थे। तो ये चुनाव प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि चुनाव प्रणाली में क्या सुधार किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत स्थानीय निकायों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन परिषद के सदस्य चुने जाते थे। फिर वो निर्वाचन परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। जो स्थानीय निकायों से अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचन परिषद के सदस्य चुने गए, निर्वाचन परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे और वो विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुनते थे। तो चुनाव प्रणाली के ये 3 चरण थे, स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद से विधान परिषद और विधान परिषद से व्यवस्थापिका। नेक्स्ट आता है, मुस्लिमों के लिए अलग सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों के लिए ये जो मांग थी मुस्लिमों की अलग निर्वाचन प्रणाली, तो उसी को लेकर मुस्लिमों के लिए अलग सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को हिंदुओं से कम रखा गया था। मुस्लिम मतदाताओं को एक सुविधा दी गई कि मतदाताओं का पहले डिसाइड जो होता था कि ये मतदाता बनेगा ये नहीं बनेगा, वो आय के हिसाब से बनते थे। तो एक आय का फिक्स एक क्राइटेरिया रखा जाता था कि उस क्राइटेरिया में आने वाले ही लोग मत डाल सकेंगे। तो उस क्राइटेरिया को मुसलमानों के लिए कम कर दिया गया था, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को हिंदुओं से कम रखा गया था। नेक्स्ट आता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। जो केंद्र का गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उसमें एक भारतीय सदस्य की व्यवस्था की गई थी। तो प्रथम भारतीय सदस्य जो बने थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे सत्येंद्र सिन्हा। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब इसमें क्या क्या कमी थी। नंबर फर्स्ट आता है, इस सुधार अधिनियम से राजनीतिक सुधार का कोई हल नहीं निकला।
इस जो ये पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बोला गया, इसको सुधार अधिनियम के नाम से बोला गया, लेकिन इससे राजनीतिक सुधार किसी भी तरीके का नहीं निकला, बल्कि मुसलमान और हिंदुओं को अलग किया गया। सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उनके लिए बनाई गई, हिंदुओं के लिए हिंदू मतदाताओं के लिए आय की योग्यता अधिक थी, मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता कम थी। और जो चुनाव प्रणाली थी वो इतने स्टेप्स में होती थी कि उसका कोई राजनीतिक सुधार नजर नहीं आया। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार। विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को एक मिश्रण सा बना दिया था। जो भी प्रतिनिधि सरकार बनती थी तो उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार होता था लोगों के पास, विधान परिषद की सीमित शक्तियां होती थी। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो भी सरकार बनती थी वो एक मिक्सचर सा बनता था। उसके पास ना पावर होती थी, ना उसके पास काम करने के प्रॉपर तरीके होते थे। तो ये सब इसकी कमियों में था। भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग की गई थी। इस अधिनियम से पहले, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहले स्वशासन की मांग की गई थी कि प्रांतीय स्तर पर या फिर उससे ऊपर के स्तर पर स्वशासन किया जा सके भारतीयों द्वारा। तो उस मांग को पूरी तरीके से इस अधिनियम में ठुकरा दिया गया था। नेक्स्ट आता है इस अधिनियम से हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता में फूट पड़ी थी। अब हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता में फूट कैसे पड़ी, यही जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि सबसे पहली चीज, मुस्लिम जो प्रतिनिधि होते थे उनके लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। नंबर सेकंड चीज, मुस्लिम मतदाताओं की आय का लेवल कम होने पर भी वो मतदाता बन सकते थे, जबकि हिंदुओं के लिए आय का लेवल अधिक हो तभी वो मतदाता बन सकते थे। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता में भी इस अधिनियम से फूट पड़ी थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसके बारे में, इसके प्रस्तावना इतिहास, विशेषताओं और कमियों के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में देखा। नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करूँगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।